हाँ जी, कैसे हो सब? एक बारी फिर से स्वागत है नॉलेज शिखर के चैनल पे। और देखिए, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, परीक्षा में पूछे गए सवाल। आज हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और सारे के सारे अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में आए हैं। ठीक है, और लिखा हुआ भी है, इनको कर लिया तो आगे कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेफिनेटली मैं श्योर करता हूँ कि वो जो प्रीवियस क्लास है, ऊपर आई बटन पे आप प्रीवियस जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं जो इस चैप्टर के पढ़ाए गए हैं उनको देख सकते। आज सिर्फ क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जेन्युइनली बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने है। ठीक है, पहला सवाल है, आसपास शब्द में कौन सा समास होगा? तो अगर प्रीवियस क्लास याद हो तो हमने कहा था जहाँ पे इस तरह का हाइफन होता है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या लगाते हो? वहाँ पे आप द्वंद्व समास लगाते हो, और साथ साथ ये भी बोला था कि अपोजिट्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये दोनों वर्ड्स आपस में अगर अपोजिट साफ साफ दिख रहा है तो आप इसमें द्वंद्व समास लगाएंगे, तो यहाँ पर आंसर बनता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट, राजसभा, तो इसका विग्रह करें तो ये बनता है राजा की सभा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि, तो दूसरा हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर कि जब कारक मध्य में आए वह कौन सा समास होता है? वह तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो दो यहाँ पे रिवाइज हो चुके हैं। एक, अगर बीच में हाइफन है तो वो आपका द्वंद्व। दूसरा, अगर बीच में कारक है तो वो आपका तत्पुरुष। आते हैं तीसरे सवाल पर, इनमें से किस समासिक पद का विग्रह गलत है? अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। मंत्रियों के लिए नहीं, मंत्रियों की परिषद होता है। ठीक है, उनका समूह ही क्या कहलाता है जहाँ पे वो सभा करता है? मंत्रियों की परिषद कहलाती है मंत्री परिषद। तो यहाँ पे किस में? ऑप्शन नंबर डी में आपका समास विग्रह सही नहीं। चौथे पर आते हैं, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष नहीं है यानी कारक। तत्पुरुष का मतलब कारक। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। गंगा जल, गंगा का जल। कमल मुख, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्र के पति, ठीक है, इसमें भी समास है। गंगा का जल का, इसमें भी समास है। कार्य में, इसमें भी समास है। कमल में मुख, ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसका विग्रह करेंगे कमल के समान मुख है जिनका। तो यानी ये आपका क्या नहीं है? ये तत्पुरुष नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसमें में था, इसमें का था, इसमें राष्ट्र के पति। ठीक है, इसमें के आगे नवरत्न। नव, आप फिर से समझिए, संख्या है ना, संख्या का बोध कराने वाला कौन है? संख्या का बोध कराने वाला बहुब्री नहीं, द्वंद्व तो हाइफन वाला है, तो कौन सा होगा? द्विगु समास। तो आंसर क्या रहा? द्विगु। जिसमें संख्या का बोध होता है वह क्या कहलाता है? आपका द्विगु। आते हैं अगले सवाल पर, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, तो कौन सा द्वंद्व? द्वंद्व का मतलब हो गया हाइफन होना चाहिए, तो इसमें मिल रहा है हाइफन, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ठीक है, अब दिन दिन, ये विलोम तो नहीं है। रातों रात, ये भी विलोम नहीं है। आज और कल, आज और कल ये विलोम, तो हमारा आंसर क्या हो गया? द्वंद्व। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? विलोम। तो ये छोटी सी हिंट है, इनको याद रखने से ही आपका आंसर सही हो जाता है। देवालय में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देवों का आल्य, तो का यानी तत्पुरुष। ठीक है, का आपका कारक है, तो ये क्या बनेगा? तत्पुरुष। चलिए आते हैं अगले पर, अनुरूप में कौन सा समास है? अब अनुरूप की बात की जाए, ठीक है, तो अनुरूप, ठीक है, रूप के ऐसा। अब यहाँ पे क्या लगा है? अन प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अव्यय आता है तो वह क्या बन जाता है? अनुअव्यय आया है तो यहाँ पर क्या बन गया? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। पहली क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। अब बाकी ये कुछ भी कहता रहे, आपको संख्या याद है, और संख्या किसका उदाहरण होता है? ये द्विगु के लिए होता है। डन। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास कौन सा है? ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। हर रोज, दानवीर, नरोत्तम, विद्यालय। दान और वीर, दान में जो वीर है तो यहाँ तो में आ रहा है ना। नरोत्तम, नर में जो उत्तम है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए?
आपके तत्पुरुष रहे। विद्या का आलय, विद्या का आलय, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष है। हर रोज, ठीक है, तो देखो हम ऑप्शन से फिल्टर कर सकते हैं, ये तत्पुरुष तत्पुरुष तत्पुरुष, तो क्या बच रहा है, हर रोज। हर क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है जो रोज में लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, अव्ययी भाव। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, ढूंढे चंद्रशेखर में कौन सा समास है। इसको जानते हैं क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्र है शिखर पर जिनके, ठीक है। अब किनके, किनके शिखर, शिखर यानी शीश पर बोल सकते हो ना आप, सिर पर, किनके, शिव जी के। और यहाँ पर जैसे ही देवता का बोध हुआ तो ये बहुब्री, ठीक है। तो चंद्रशेखर हम किन के लिए यूज करते हैं, शिव जी के लिए भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर बहुब्री समास आया। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, तो नेत्रहीन विग्रह किससे, नेत्र से हीन, तो से का बोध हुआ है यहाँ बीच में, और से यानी क्या है आपका, कारक, कारक तो तत्पुरुष, ठीक है। इनमें हाइफन नहीं है तो द्वंद्व नहीं होगा, इनमें संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। नेत्रहीन किसी देवी देवता का भी प्रयोग नहीं होता, तो क्या बच रहा है, तत्पुरुष, आप ऐसे लगा दो। खरा डैश खोटा, तो हाइफन किसके लिए यूज होता है, द्वंद्व के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द्वंद्व, खरा और खोटा। सपरिवार में कौन सा समास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप इम्पोर्टेंट में डाल सकते हो। बहुब्री लगाएं, द्वंद्व लगाएं, द्विगु लगाएं, तत्पुरुष लगाएं, है ना। सपरिवार ये शब्द इस्तेमाल कब होता है, जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना, तो क्या कहें, परिवार के सदस्य का एक साथ होना, और एक साथ होने के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, सपरिवार। तो ये किस तरह का शब्द है, ये है एकांकी, और जब एकांकी होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था देवी देवता साथ साथ एकांकी, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, बहुब्री, ठीक है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, सपरिवार, तो ये आपका आएगा बहुब्री समास। द्वंद्व समास फटाफट ढूंढ दीजिए, द्वंद्व हाइफन नर नारी में है और किसी में है नहीं, और नर का विपरीत क्या है, नारी है, तो आपका द्वंद्व का उदाहरण हो गया नर और नारी। आगे चलें, तो आगे रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है। अब रामचरित्र किसका चरित्र, राम जी का, है ना, तो राम का चरित्र, तो ये क्या हुआ आपका, तत्पुरुष का कारक। अगला प्रश्न, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, वो शब्द ढूंढे जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है यानी एक तो ये ना हो और विलोम ना हो, अलग ही हो जाए इनसे। लाभानी विलोम है, नहीं हो सकता। भाई बहन विलोम है, नहीं हो सकता। सीताराम और परशुराम, ठीक है। अब सीता के राम, ये भी क्या है, एक दूसरे के विलोम है, पर परशुराम क्या है, परशुराम तो एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो सकता है ना, तो आपका द्वंद्व से भिन्न क्या हो गया, परशुराम। चंद्रमुख समस्त पद का सही विग्रह क्या है, तो चंद्रमुख का विग्रह करें, चंद्र और मुख, चंद्र में मुख, मुख के समान चंद्र या चंद्र के समान मुख, तो चंद्र और मुख, ठीक है। और तो नहीं आएगा, और यानी ये द्वंद्व में नहीं जा रहा है। मुख में चंद्र, नहीं, ऐसा कहना भी गलत होगा। मुख के समान चंद्र, तो मुख के समान चंद्र नहीं होता, चंद्र के समान होता है ना, उसका चांद जैसा चेहरा है, तो चंद्र के समान मुख, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्र के समान मुख। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा मतलब वही ना, चार राहें जिसमें हूँ, चार राहें यानी संख्या, जब संख्या का बोध होता है तो बताइए क्या होगा, द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी, आप सब विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी की बात की जाए तो जो किसका, विद्या का क्या हो, अर्थी, है ना, किसको धारण कर रहे हैं, विद्या को, का कारक, तो ये क्या बना, तत्पुरुष, क्या कहलाएगा आपका, तत्पुरुष। कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान किसका दान कर रहे हैं, कन्या का, कन्या का दान, ठीक है। विग्रह जरूर करके देखें, क्योंकि विग्रह पूछ लिया जाएगा तो आप उसको बता पाओगे। और कन्या का दान क्या कहलाएगा, तत्पुरुष। साग पात में कौन सा समास है, क्या आ रहे हैं यहाँ पर, हाइफन आ रहा है, हाइफन आता है तो वह किस में चला जाता है, द्वंद्व में चला जाता है, द्वंद्व ऑप्शन में है, ठीक है। साग और पात। नील कमल, कमल कैसा होना चाहिए, नीला, है ना, तो नीला है कमल जो। अब कमल का रंग बता रहा है, विशेषण है, विशेषण के लिए आपको क्या बताया गया था, कर्मधारय, ठीक है। एक और रिवीजन आता है यहाँ पे,
कर्मधारय का जिक्र हुआ है। आगे हथकड़ी, बहुत अच्छा शब्द है। देखिए बहुब्री, ऐसे ही लगा दीजिए, नहीं होगा। द्वंद्व, हाइफन, नहीं होगा। कर्मधारय, विशेषण, ठीक है। क्या विशेषता कंपैरिजन किसी तरह का हो रहा है? नहीं, तो कर्मधारय भी नहीं, तो क्या? तत्पुरुष। पर आप एक बारी ज़रूर इसका विग्रह ज़रूर बताएं मुझे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसे आ जाता है हाथ की कड़ी, हाथ में कड़ी, है ना, हाथ में ही तो पहनते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका सही? एक बारी अपना आंसर देखें, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या? हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। इसका विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी, यानी तत्पुरुष। पीताम्बर में कौन सा समास? पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। वैसे तो हमें ये क्या लग रहा है? कर्मधारय, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन है। कैसे अंबर की बात हो रही है? पीत यानी पीला, है ना। पीत है अंबर जिसका। पर क्या ये किसी देवी देवता के लिए यूज होता है? बिल्कुल, ये कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तुरंत किस पे चला गया? बहुब्री पर। ओहो, एक और इम्पोर्टेंट शब्द, चक्रपाणी। पता होना चाहिए इस शब्द के बारे में आप, है ना। ऐसा लग रहा है सुना ही नहीं है अभी किसी का नाम लगता है ना। तो चक्रपाणी, इसका देखो विग्रह याद भी रखो, विग्रह भी याद रखो, साथ साथ ये है क्या, ये भी याद रखो। चक्र है पानी में जिनके, क्या? चक्र है पानी में जिनके, या जिसके कह सकते हो, ठीक है। और ऐसे कौन है? ऐसे हैं विष्णु भगवान। तो ये विष्णु जी के लिए इस्तेमाल होता है क्या? चक्रपाणी। और जब देवी देवता का नाम आए तो वह हुआ बहुब्री। अनहोनी, देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। अनहोनी, चक्रपाणी, हथकड़ी, अनहोनी, ठीक है। अनहोनी क्या कहते हो? न होने वाली घटना। कैसी घटना? न होने वाली, ठीक है, जिसको आप सोच रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा, पर फिर भी वह क्या हो जाए? घटित हो जाए, तो वह क्या कहलाती है? अनहोनी, कोई विशेष घटना ना, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये एक एकांकी शब्द है ना। ये एक ऐसी घटना जो न होने वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? अनहोनी बोलते हैं, ठीक है। तो जब एकांकी शब्द आता है, देवी देवता आते हैं, तो वह किस पे चला जाता है? बहुव्रीहि पर। जिस पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही। लाल मणि, मणि के रंग की बात हुई है। रंग यानी विशेषण, कैसा? लाल, ठीक है। और विशेषण की बात होती है तो कर्मधारी। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला। फिर से ये किस तरह का शब्द आया भाई? एकांकी। कौन है? ठीक है, निशा मतलब अंधकार, रात्रि। निशा में, इसका ये याद रखें, निशा में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस। परंतु उसको क्या पुकारा जाता है? जो निशा में विचरण करता है, निशाचर। एकांकी शब्द है, इसीलिए बहुब्रीहि। तो जो जो एकांकी शब्द आएंगे, यानी एक पूरे वाक्य के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द कहता है एकांकी, और वो होता है बहुब्रीहि। भया कुल में कौन सा समास है? लग रहा है ना इंपॉर्टेंट, आएगा तो जरूर कंफ्यूज करेगा। भयाकुल, ठीक है। तो इसका विग्रह करके देखें। आकुल, किससे? भय से आकुल। से बोले तो कारक, कारक बोले तो तत्पुरुष। लगता ही नहीं है देख के कि ये तत्पुरुष का होगा, फिर भी भय से आकुल, भयाकुल। लोह पुरुष, लोह सदृश पुरुष, एक पुरुष की व्याख्या हो रही है जो किस समान है? लोह समान है ना। तो इसका विग्रह अगर होता है तो वह ये होता है लोह सदृश पुरुष, लोह की तरह दिखने वाला पुरुष, ठीक है। तो विशेषण है यहाँ पर, पुरुष की एक विशेषता है यहाँ पर, किस प्रकार? लोह। तो विशेषता किस में आती है? कर्मधारय में समाहित। रसोई घर, किसका घर है? रसोई का। तो इसका विग्रह जरा एक बार करके बताओ, और फिर देखो सही होता है कि नहीं, ठीक है। तो विग्रह इतने आसान नहीं होते, फिर भी रसोई के लिए घर, और के लिए आप जानते हो क्या होता है? कारक होता है,
है तो ये तत्पुरुष, पर फिर भी कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है? इसका विग्रह कॉम्प्लेक्स है। कि रसोई का घर लगा देगा कोई, कोई रसोई के लिए घर लगा देगा, तो जो के लिए लगा रहा है वो तो सही है, पर का सुनने में तो ठीक लग रहा है पर है गलत। इम्पॉर्टेंट पकौड़ी। अब इसका विग्रह अगर नहीं पता तो कैसे कर पाएंगे? चलिए हम विग्रह लिख देते हैं, फिर जरा सर्च करके देखें क्या हो सकता है हमारा आंसर। पकी हुई बड़ी को कहते हो आप पकौड़ी। अब पकी हुई बड़ी, बताओ बहुब्री द्वंद्व कर्मधारय या तत्पुरुष। अब ये बड़ी की एक विशेषता बता रहा है, कच्ची है पक्की है, तो कैसी है? पक्की है। विशेषण का जिक्र हुआ तो किस में समाहित हुआ? कर्मधारय में। तो आंसर हुआ कर्मधारय। अगला है का पुरुष। ये भी देखिए, का पुरुष मतलब इसका भी विग्रह समझें। किसी पुरुष की बात हो रही है। किस तरह के पुरुष? जैसे अभी मैंने लोह पुरुष कहा था ना, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कायर पुरुष की बात कर रहा हूँ। का से कायर, विग्रह पुरुष, आपका पुरुष ही। तो किस तरह का पुरुष है? कायर है। अब जब कायर पुरुष है, विशेषण हो रही है, कंपैरिजन जा रहा है, तो क्या जाएगा? कर्मधारय जाएगा। तो आज का अंतिम सवाल, दोपहर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोपहर। बताइए, बहुब्री द्वंद दिगु या तत्पुरुष। कितने पहर की बात है ये? दो पहर की बात है ना। जब भी दो पहरों का समूह होता है तो वह कहलाता है दोपहर। दो यानी संख्या, और संख्या का बोध कराता है कौन? द्विगु। तुम्हारा आंसर क्या होगा? द्विगु। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे। ठीक है, इनको एक बार फिर से देखिएगा और ये आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।